हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक शुरू करने से पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। एक बेसिक सी इजी सी डेफिनेशन है, और ये जो नेचर है ये अपने चारों तरफ या इस नेचर में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है रेडिएशन, दूसरा पार्टिकल। इस पार्टिकल को हम एक नाम और देते हैं जिसे हम कहते हैं मैटर। रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में होती हैं जो हमें सन की लाइट से या सन की लाइट पे जो लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है, या जो हमें हीट पे महसूस होती है वो वेव नेचर होती है, या जो रेडियो वेव्स हैं ये सब कैसे हैं, वेव नेचर में। पार्टिकल के पास अपना एक मास होता है, वॉल्यूम होता है, और इसमें एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। इस पार्टिकल या मैटर के पास वेव नेचर नहीं होता। अब इन दोनों के पास एक कॉमन चीज़ होती है जो इन दोनों से हमें मिलती है, वो होती है एनर्जी। इन दोनों के पास एक कॉमन चीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पार्टिकल और मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल और मैटर। इस पार्टिकल या मैटर के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, या इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये पार्टिकल या मैटर ये दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है इनके पास कि ये क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स। ये किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स दो तरीके का होता है जो हमने नेचर पे देखा हुआ है या महसूस किया हुआ है। एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉज होता है वो होता है मास। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि पार्टिकल और मैटर के पास क्या होता है, मास। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉज होता है वो क्या होता है, मास। जैसे अर्थ का एक मास है जिसके कारण से अर्थ हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। सन के पास एक मास है, वो अर्थ से ज़्यादा सन के पास मास है, इसलिए सन अर्थ को या दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो फोर्स होता है वो दो तरीका होता है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका मेन कॉज क्या है, मास। जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो हम सब ने देखा है कि बोर्ड पे अगर टीचर चॉक से लिखता है, तो जब भी चॉक से लिखता है तो, या ग्रीन बोर्ड हो और वाइट चॉक से अगर हम लिख रहे हैं, तो वो जो भी वर्ड लिखता है वो बोर्ड उन वर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर जैसे हम किसी कॉपी पर पेन से लिखते हैं, तो कॉपी क्या करती है, पेन से जो निकली हुई इंक है उसको अट्रैक्ट कर लेती है। अगर हम केवल पॉइंट रखें, पेन का पॉइंट रखें, या केवल ऐसे टच बस करें, तो किसी कॉपी में अगर हम केवल पेन को रखते हैं, उसके पॉइंट को बस टच कराते हैं, उस कॉपी पर हम कुछ लिखते नहीं हैं, तो
हमने ये देखा है कि पेन की इंक उस पर नहीं आती या कॉपी पेन की इंक को नहीं पकड़ती। इसी तरह अगर बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे जब हम चॉक से लिखते हैं तो जो चॉक के पार्टिकल होते हैं, बोर्ड क्या करता है, उन चॉक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। और अगर चॉक को हम हल्के से उस पर टच कराएं तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो जब भी हम बोर्ड पर कुछ चॉक से लिखते हैं या कॉपी पर पेन से लिखते हैं, तो जब तक हम उसे रब नहीं करेंगे, है ना, या हम उस पर जब भी तेज़ी से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कॉपी पे या कॉपी पेन के इंक को अट्रैक्ट नहीं करता, बोर्ड चॉक के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो अब बोर्ड पे जो भी कुछ हमने लिखा है चॉक से, बोर्ड ने उस पार्टिकल को, चॉक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया है। अब वो क्या पार्टिकल, वो ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या वो पार्टिकल बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। मतलब बोर्ड जो फोर्स इस चॉक के पार्टिकल पे लगा रहा है वो अर्थ के फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तभी ये जो पार्टिकल जो हमने बोर्ड पर लिखा है वो अर्थ के फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं गिरते हैं। मीन्स जो फोर्स ये बोर्ड लगा रहा है वो अर्थ के फोर्स से, और अर्थ में फोर्स कहाँ है, किससे आया, वो अर्थ के मास से आया। तो मास, बोर्ड का मास तो अर्थ के मास से बहुत कम है, लेकिन फिर भी बोर्ड ने जिन पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं आते। मीन्स एक तरह का फोर्स और लगता है। पहला तो ग्रेविटेशन फोर्स है जो मास के कारण लगता है, इसके अलावा एक तरह का फोर्स और लगता है जो कभी लगता है कभी नहीं लगता। ये कब लगता है? ये तभी लगेगा जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे। जैसे बचपन में हमने सब ने खेल खेला है कि कॉपी के टुकड़े को हम छोटा छोटा टुकड़े करते थे कॉपी के पेज का, और एक स्केल लेते थे, और स्केल को अगर नॉर्मली हम उस कॉपी के टुकड़े के पास ले जाते थे तो कॉपी के टुकड़े अट्रैक्ट नहीं होते थे, जो जैसे हैं वैसे रहते थे। लेकिन अगर उसे हम अपने सर पर रब करके उस स्केल को फिर से उन टुकड़ों के पास, पेज के टुकड़ों के पास रखते थे, तो वो सारे पेज उस स्केल से चिपक जाते थे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ स्केल और कागज़ के टुकड़ों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और ये कब लगा? जब हमने इस स्केल को क्या किया, रब किया। तो रब करने के, जब दो बॉडीज़ को आपस में हम रब करते हैं तो एक फोर्स और जनरेट होता है, और ये फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज़ आपस में रब करेंगे। और इस रब, अब अगर हम किसी पॉलीथिन में किसी पेन से लिखें, किसी स्केच से या मार्कर से किसी पॉलीथिन में लिखें, तो हम उस पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब दोनों को रब तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते कि उनके बीच फ्रिक्शन नहीं है। तो इस फोर्स का, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस फोर्स का जो मेन कॉज है वो रबिंग तो है, लेकिन साथ में इस रबिंग में एक चीज़ और होनी चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो जब भी दो बॉडीज़ के बीच फ्रिक्शन होता है तो एक फोर्स और जनरेट होता है, और इस फोर्स का हमने जो नाम रखा, जब दो बॉडीज़ आपस में रब करके जो भी फोर्स जिसके कारण ये अट्रैक्ट होती है, बॉडी अट्रैक्ट होती है, इस फोर्स का हमने एक नाम रखा। और ये फोर्स, देखो, ये फोर्स परमानेंट नहीं है, ये फोर्स कभी होता है कभी नहीं होता, और ये फोर्स तभी होता है जब दो बॉडीज़ के बीच फ्रिक्शन होता है। तो हमने इसका एक नाम रखा, और जब भी रब करके बॉडी पर जब ये फोर्स आता है उसको हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज कहाँ से आया? चार्ज आया दो बॉडीज़ के रब करने से या फ्रिक्शन करने से चार्ज आया। हमने नाम रखा, इस फोर्स का एक नाम रखा, और इस फोर्स का हमने जो नाम रखा वो नाम होता है चार्ज, जो कि तभी आएगा, ये हमेशा नहीं रहता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रहेगा, मास के कारण हमेशा अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, लेकिन हर एक बॉडी पर एक फोर्स और जनरेट होता है, और वो फोर्स तभी जनरेट होता है जब बॉडीज़ आपस में फ्रिक्शन करें या बॉडीज़ को आपस में रब कराया जाए।
एक चीज़ और इसका हम अगर नाम रखें तो हम जब रब करते हैं तो बॉडीज़ का हम कहते हैं कि ये बॉडी कैसी हो गई है, चार्ज्ड हो गई है। तो यहाँ से आया चार्ज। अब हमने देखा है कि हमने एक चीज़ और देखी है कि दो बादलों के बीच हमको लाइटनिंग दिखती। ये क्यों दिखती है? अब ऐसे ही जब भी हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे और उनके बीच हमको स्पार्क होता हुआ दिखता है। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है? स्पार्क होता है। यही पूरा सेम फिनोमिना दो बादलों के बीच जब भी एक से दूसरे की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं तो इनके बीच क्या होती है? लाइटनिंग होती है। सो इसी चार्ज के बीच में हमें पढ़ना है। अब इस चार्ज की हम एक डेफिनीशन तैयार कर लेते हैं। इरेज कर दो। सो चार्ज को हम एक डिफाइन करेंगे कि चार्ज एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण से दूसरी बॉडी पर फोर्स हम लगा सकते हैं। और जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो इसे हम एक पुरानी भाषा में हम इसे इलेक्ट्रा कहते थे। और इसी इलेक्ट्रा के कारण हम इसको क्या कहने लगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो चार्ज कहाँ से आया? चार्ज एक तरह का फोर्स है जो कब आता है? जब भी हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं या एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ फ्रिक्शन होता है। अब जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तो हमको यहाँ पे लाइटनिंग दिखती है जिसको पहले के लोग इलेक्ट्रा कहते थे और इस इलेक्ट्रा से बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस चार्ज को अगर हम देखें, जब भी ये चार्ज रेस्ट पे होते हैं, अब दो तरह के चार्ज हैं, हमने दो तरह के चार्ज ऑब्जर्व किए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये कैसे ऑब्जर्व किए? हमने जब भी दो बॉडीज़ को आपस में अट्रैक्ट होते देखा है तो हमने उसे कहा, हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमने एक में देखा कि दो बॉडी एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट कर रही थी और दूसरे में हमने देखा कि दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को रिपल कर रही थी। तो हमने ये पाया कि अगर इन बॉडीज़ पे अलग अलग चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इन पे अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करती हैं। 10th क्लास में अपन ने ऐसा पढ़ा था। तो ये जो दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, हमने दो तरह के नेचर पे ऑब्जर्व किया कि दो तरह के चार्ज हमारे पास हैं। ये जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मीन्स ये मूव नहीं करते, तो इनसे बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इस चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी वजह से कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्जेस या स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। तो 12th में सबसे पहला टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे और इन चार्जेस, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी चार्ज देखेंगे या जो भी चार्ज की स्टडी करेंगे, इस चार्ज के बारे में जो भी पढ़ेंगे, सब में चार्ज कैसा होगा? किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा, मींस रेस्ट पे होगा। अब यही चार्जेस जब मोशन में आते हैं, फ्लो करने लगते हैं,
ये टाइम के साथ, अब किसी चीज़ को मोशन में आना या फ्लो में आना मतलब कि जब वो अपनी पोजीशन को, मान लो ये चार्ज यहाँ है पोजीशन नंबर 1 पर और कुछ देर बाद हमने वॉच किया तो ये पोजीशन नंबर 2 पे आया, मीन्स टाइम के साथ यदि ये चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करे तो इसे हम क्या कहते हैं कि चार्ज कैसा है, मोशन में है। तो यदि चार्ज मोशन में आते हैं तो इसे हम कहते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम, जब भी चार्ज कैसे होंगे, मोशन में आएंगे, तो इनकी स्टडी जो हम करेंगे तो वो स्टडी में हम देखेंगे कि ये इसे हम क्या कहेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। फील्ड मतलब जहाँ तक हम उस जैसे यहाँ पे एक मान लो नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज की एक ये एरिया है। अब ये चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को जब हम इस पॉजिटिव चार्ज की ओर ला रहे थे तो इस स्पेस पे, यहाँ पे इस स्पेस पे ये नेगेटिव चार्ज कोई भी फोर्स इसको महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ये इसकी बाउंड्री पे गया तो ये अचानक से इसकी स्पीड बढ़ गई और ये इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया। मतलब जैसे ये इसके इस एरिया पर आता है नेगेटिव चार्ज तो इसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स किसका एक्सपीरियंस होता है, इस पॉजिटिव चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इसे हम इस पॉजिटिव चार्ज की क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो कुल मिला के चार्जेस जब रेस्ट में होंगे तो हम उन चार्जेस, जब ये चार्ज रेस्ट पे होंगे तो इन चार्जेस के वजह से जो भी फील्ड बनेगी, इनके चारों तरफ जो भी फील्ड बनेगी, इस फील्ड को, है ना, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। और दूसरा, जब ये चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, टाइम के साथ इनकी पोजीशन में वेरिएशन आएगी तो इससे जो फील्ड बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसके बाद अगर किसी भी, हम सब ने 10th में पढ़ा है कि अगर एक कंडक्टर है और उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई भी एक कंडक्टर है उस पर एक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस चार्ज के इस कंडक्टर पे जो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी है 10th में कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो पहला चैप्टर जो है उसमें चार्ज रेस्ट में होंगे, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा हमारा पहले चैप्टर का नाम है। दूसरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं और जैसे ही किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है तो उस पर क्या आती है, करंट। और इस करंट के कारण हमने देखा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज का एक सिंबल अपन ने Q ले लिया, फ्लो ऑफ चार्ज dQ बाई dt, D का मतलब होता है डिफरेंस इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन टाइम, इसको हम कहते हैं dQ बाई dt। और इससे जब इसका अगर ये मैथ वर्जन, अगर इसका हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो क्या बनती है, करंट। और यदि किसी कंडक्टर में कोई करंट आई है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि यहाँ पे जो इस कंडक्टर पे करंट है वो फिक्स है या कांस्टेंट है, इसलिए इसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगी वो हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। फिर हम इस करंट को भी वेरी कराएंगे जिसके कारण से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो कुल मिला के जो हमारे शुरू के 12th के 5 चैप्टर हैं वो इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। पहले चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में। दूसरे चैप्टर में हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही चार्ज का मोशन होगा तो करंट आएगी, और जैसे ही करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और तीसरा चैप्टर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसको भी, करंट को भी वेरी कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगी।
चौथे चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को पढ़ेंगे और फिफ्थ चैप्टर में हम इन दोनों मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू के 12 के जो 5 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आएंगे और इनका कॉज क्या है, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज क्या होता है, चार्ज एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि जब भी दो बॉडीज के बीच फ्रिक्शन होता है तब चार्ज या तब एक फोर्स निकलता है या फोर्स पैदा होता है जिसे हम नाम देते हैं चार्ज। और ये फोर्स हमेशा बॉडी पर नहीं होता, ये फोर्स उस बॉडी पर तभी आता है जब दो बॉडीज़ को आपस में या उस बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ हम रब करते हैं। तो ये जो चार्जेस होता है ये तभी जनरेट होता है जब किसी बॉडी को हमने किसी चीज़ के साथ किसी दूसरे बॉडी के साथ रब किया हो या उस पर फ्रिक्शन पैदा किया हो तब। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि नेचर में दो चीज़ कंसिस्ट होती हैं, पहला होता है रेडिएशन और दूसरा जो होता है वो होता है पार्टिकल या मैटर। और मैटर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका कॉज होता है मास, और दूसरा एक तरह का फोर्स होता है जो कभी हमें दिखता है कभी नहीं दिखता है, वो होता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो किसके कारण जनरेट होता है, वो होता है रबिंग के कारण या दो बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन के कारण। इसलिए इसका एक नाम दे दिया, जब भी रब होगा तो बॉडी पर वो फोर्स अप्लाई होगा तो हमने उसका नाम दे दिया है चार्जेस। अब ये चार्जेस तभी होंगे, ये चार्जेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण से एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज नहीं होगा तो वो दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती।